Okay, I'm giving you some questions. Let's practice now. देखो, कल हमने कुछ बेसिक सवाल देखे थे। अब उसके बाद बेसिक सवाल के बाद हम इंक्लाइंड प्लेन पे आते हैं, न्यूटन लॉ अप्लाई करते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे। तो इंक्लाइंड प्लेन पे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक 8 kg का मास लिया है। ये एंगल है सपोज 37 डिग्री, और यहाँ से एक स्ट्रिंग है विच इज कनेक्टेड टू अ पुली, और इस पुली से एक मास लटक रही है ऐसे। ठीक है, लेट अस से इसकी मास है 4 kg। ठीक है, फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है फिलहाल। तो आपको बतानी है कि फाइंड आउट ऑल द अननोन्स। सपोज इफ आई आस्क यू फाइंड आउट ऑल द अननोन्स। ठीक है, तो फाइंड आउट ऑल द अननोन्स, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये डिसाइड करनी पड़ेगी कि अननोन है क्या यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अननोन क्या क्या है। यहाँ पे अननोन है टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ 8 kg एंड 4 kg ब्लॉक। अब यहाँ पे कुछ बेसिक बातें जो हम ऑलरेडी कल सीख चुके हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, ये स्ट्रिंग के साथ ये कनेक्टेड है। लेट अस से कि ये ऊपर जा रहा है, इसकी एक्सेलरेशन a1 है, और ये नीचे जा रही है, इसकी एक्सेलरेशन a2 है। तो क्या आप स्ट्रिंग कांस्टेंट लगा के a1 और a2 के बीच का रिलेशनशिप निकाल सकते हो? कितनी रस्सियां हैं, हाउ मेनी स्ट्रिंग्स? एकदम गाइडेड वर्किंग सेशन है, हाउ मेनी स्ट्रिंग्स? So we are seeing that there is one string. So how many constant relationship? Yeah, how many constant equation? Yes, one constant equation. क्या यहाँ तक सब लोग सेफली पहुंच पाए एवरीवन? तो कितनी स्ट्रिंग्स हैं? 2। कितने कांस्टेंट इक्वेशन हैं? 2। ठीक है, सॉरी 1। हाउ मेनी स्ट्रिंग्स? 1। कितने कांस्टेंट रिलेशनशिप है? 1। अब वो कांस्टेंट रिलेशनशिप लिखने के लिए क्या हम यहाँ पे सपोज इफ आई से दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज 2, दिस पॉइंट इज 3, दिस पॉइंट इज 4। तो लेट अस राइट डाउन द कांस्टेंट रिलेशनशिप। यहाँ लिख रहा हूँ, वन पॉइंट की एक्सेलरेशन a1 है, एंड इज इट ट्राइंग टू रिड्यूस द लेंथ बिटवीन 1 and 2? Is it trying to reduce the length between 1 and 2? तो should we write it as minus a1? 0.2 का कंट्रीब्यूशन 0, क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है। 0.3 का कंट्रीब्यूशन 0, फिक्स सपोर्ट है। 0.4 का कंट्रीब्यूशन प्लस a2। क्या ये है टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? क्या ये 0 के बराबर है? तो क्या a1 और a2 दोनों बराबर है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। इजी है, राइट? यस सर। तो a1 a2 दोनों बराबर है। अब मुझे 8 kg ब्लॉक के ऊपर न्यूटन लॉ लगाना है। तो 8 kg ब्लॉक के ऊपर न्यूटन लॉ लगाने के लिए मैं सेपरेटली ये डायग्राम बना रहा हूँ। ये 8 kg का ब्लॉक है, इसके सारे फोर्सेस इसके ऊपर जो लग रहे हैं वो सारे फोर्सेस एक करके हम अभी ड्रॉ करते हैं। तो मैं रेड कलर से सारे फोर्सेस दिखा रहा हूँ। एक है इसका वेट, देखो ये कितना हो जाएगा, 80 न्यूटन। ठीक है, दूसरा है इस साइड में टेंशन फोर्स लग रही है, राइट? और तीसरा है इसकी एक्सेलरेशन है, लेट अस से a1 और a2 दोनों बराबर आ गए हैं फ्रॉम कांस्टेंट रिलेशनशिप। लेट अस से दिस इज इक्वल टू a, लेट अस से a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a। ठीक है, ये फोर्सेस लग रहे हैं इस बॉडी के ऊपर। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, जनरली इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एक्सेस सिस्टम क्या लें। नाउ द क्वेश्चन कम्स ऑफ चॉइस ऑफ एक्सेस सिस्टम। चॉइस ऑफ एक्सेस सिस्टम, क्योंकि एक्सेस सिस्टम का जब तक हम चॉइस ना करें तब तक हम रिजॉल्व सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। सो वी नीड टू हैव अ चॉइस ऑफ एक्सेस सिस्टम। तो एक्सेस सिस्टम का चॉइस यहाँ पे मैं ये छोटा सा, बिकॉज ये रिवीजन है तो मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। ये चॉइस ऑफ एक्सेस सिस्टम में याद करो मैंने आपको क्या सिखाया है कि एक्सेस सिस्टम जो होती है वो होती है इधर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सेस सिस्टम कौन डिसाइड करता है? ग्रेविटी, राइट गाइस? क्या आपके नोट्स में ये वाला पार्ट है? अगर आपके नोट्स में ये पार्ट नहीं है तो ये आपको लिखना है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सेस सिस्टम इज डिसाइडेड बाय ग्रेविटी। दूसरा है पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सेस सिस्टम।
which is decided by inclined surface or any surface. And third is radial tangential axis. Radial tangential axis. This is mostly used for circular motion analysis. सर्कुलर मोशन में जब हम न्यूटन लॉ लगाते हैं तो ये काम करते हैं. सर्कुलर मोशन, करेक्ट, वेरी गुड. तो रेडियल टेंजेंशियल, सो दीज आर द थ्री एक्सेस सिस्टम दैट वी आर हैविंग, राइट. अब कॉन्सेप्ट क्या है सुने, ये जो एक्सेस सिस्टम है, अब सवाल है कि इन तीनों में से कौन सा एक्सेस सिस्टम हम चूज करते हैं. दैट इज अ बिग क्वेश्चन, राइट. तो चॉइस ऑफ एक्सेस सिस्टम इज डिसाइडेड बाय, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चॉइस ऑफ एक्सेस सिस्टम is decided by choice of axis system is decided by what, which factor? minimum number of सुने ध्यान से, minimum number of vectors to be resolved. ये कंडीशन जो एक्सेस सिस्टम सेटिस्फाई कर रहा है वही एक्सेस सिस्टम हम चूज करेंगे. मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स को रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी. ये जो एक्सेस सिस्टम सेटिस्फाई करता है हम वही एक्सेस सिस्टम को प्रेफर करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास दो एक्सेस सिस्टम है, ध्यान से सुनो. एक है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और दूसरा है पैरेलल परपेंडिकुलर. सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देखते हैं. हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देखेंगे तो ये 80 न्यूटन इधर शिफ्ट हो जाएगा, 80 न्यूटन इधर लगा दिया मैंने, ठीक है. दूसरा ये नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन दिखाना हम भूल गए, ये भी फोर्स एक लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन. और ये टेंशन, क्या टेंशन इधर लगेगा, क्या नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा टेंशन के परपेंडिकुलर, ध्यान से देखो. और एक्सेलरेशन जो है वो ऐसे है, इस तरफ है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंशन. तो अगर हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेते हैं तो हमें कितने वेक्टर्स रिजॉल्व करने की जरूरत है. एक है टेंशन, फोर्स वेक्टर है, दूसरा एक्सेलरेशन, तीसरा ये नॉर्मल रिएक्शन. ये तीनों वेक्टर्स को हमें रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी. लेकिन अगर हम पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस सिस्टम लेते हैं, दिस इज पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस सिस्टम. सो ध्यान से देखो, इधर आ गया टेंशन, ये पैरेलल एक्सिस है और ये परपेंडिकुलर एक्सिस है. इधर आ गया टेंशन, इधर ही आ गई एक्सेलरेशन, इधर आ गई नॉर्मल और इधर आ गई इसकी वेट. ठीक है, समझे आप. ये नॉर्मल N1 ले रहा हूं मैं, अदरवाइज न्यूटन और इसमें कंफ्यूजन हो सकता है. अभी हमें कितने कितने रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है, सिर्फ 80 न्यूटन. तो यहाँ पे ओनली वन वेक्टर रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे 3 वेक्टर्स रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है. तो विच वन शुड बी आवर प्रेफरेबल एक्सेस सिस्टम, which one should be our preferable axis system? Will it be horizontal vertical or parallel perpendicular? Parallel perpendicular, this is our preferred axis system. तो हम पैरेलल नहीं, एनी वन नहीं, एनी वन इज गलत. प्रिफर्ड मतलब देखो, किसी से भी सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, किसी से भी सॉल्व करो आंसर आ जाएगा. लेकिन आपको मिनिमम एफर्ट से कौन सा आंसर देगा, कौन सा एक्सेस सिस्टम आंसर देगा, पैरेलल परपेंडिकुलर. तो आप एग्जाम कंडीशन में कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आप इसमें डिस्कशन कर सकते हो, आप अपना टाइम स्पेंड करके देखो, आपको इन दोनों ही एक्सेस सिस्टम में सेम आंसर आएगा. कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आपको आंसर मिलेगा, लेकिन जो एफर्ट्स आपको पुट करना पड़ेगा फॉर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सेस सिस्टम, दैट विल बी मोर. तो आपको प्रेफर्ड आपका है ये पैरेलल परपेंडिकुलर. तो पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सेस सिस्टम अगर हम लेते हैं तो हमारा क्या होगा, हमें सिर्फ इस 80 न्यूटन को रिजॉल्व करने की जरूरत है. लेट्स रिजॉल्व दिस 80 न्यूटन. तो इस 80 न्यूटन का एक कंपोनेंट आ जाएगा इस तरफ, which is 80 cos 37. 80 cos 37 is 80 into 4 by 5, right? Which is 64 न्यूटन. And इधर जो आएगा that is 80 sin 37. And what is 80 sin 37 is how much? 80 into 3 by 5. 80 into 3 by 5 is 48 न्यूटन. क्या बात समझिए एवरीवन. अब आप इसमें न्यूटन लॉ लगाएं.
तो अगर आप इसमें अगर न्यूटन लॉ लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो पैरेलल डायरेक्शन में न्यूटन लॉ लगाओ, पैरेलल डायरेक्शन में न्यूटन लॉ लगाएंगे तो बोलो कौन सा फोर्स सपोर्ट कर रहा है, टी, कौन अपोज कर रहा है 48, विल इट बी इक्वल टू 8 इंटू ए, will it be equal to 8 into a, everyone? Yes sir. दूसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे तो n1 will be equal to 64, तो n1 की वैल्यू आ जाएगी, बट मुझे n1 नहीं पूछा गया है, मुझे बाय द वे हाउ मेनी अननोन्स क्या है, अननोन n1 भी था तो n1 आ गया, नॉर्मल रिएक्शन आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। अब दूसरा इक्वेशन हमको लिखना पड़ेगा इस 4 kg ब्लॉक के लिए, राइट, क्योंकि देखो इसमें कितने अननोन्स आ रहे हैं, एक अननोन टी है, दूसरा अननोन ए है, दो अननोन है, बट इक्वेशन एक ही आ रही है, एक और इक्वेशन लिखना पड़ेगा, तो 4 kg ब्लॉक का इक्वेशन लिखेंगे। 4 kg ब्लॉक का न्यूटन लॉ लिखने के लिए उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस दिखाएंगे, क्या एक फोर्स लग जाएगा 40 न्यूटन नीचे और दूसरा लग जाएगा टेंशन ऊपर, क्या ये सब लोग देख पाए? अच्छा एक ही रस्सी है तो टेंशन सेम रहेगा। अच्छा टेंशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या जितनी रस्सियां होती है क्या उतने टेंशन होते हैं? अगर एक ही रस्सी होगी तो एक ही टेंशन कैरी फॉरवर्ड होगा, और अगर मोर देन वन रस्सियां होंगी तो टेंशन अलग अलग होंगे, अलग अलग रस्सियों को। कल हमने बात की थी अगर देयर आर मोर देन वन स्ट्रिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स, तो क्या हम अलग अलग स्ट्रिंग के साथ जो कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स है क्या उनका एक्सेलरेशन अलग अलग मान के आगे बढ़ते? उसी लेवल पे एक और कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी रस्सियां होती हैं उतने डिफरेंट टेंशन होते हैं, तो जितनी रस्सियां हैं उतने डिफरेंट टेंशन होंगे, तो अगर जितनी रस्सियां हैं उतने डिफरेंट टेंशन होंगे, तो यहाँ पे कितनी रस्सियां हैं, एक ही रस्सी, तो वो जो टेंशन 8 kg ब्लॉक के ऊपर लग रहा है सेम टेंशन कैरी फॉरवर्ड होगा और 4 kg ब्लॉक के ऊपर भी रखे लगेगा। अगर रस्सी मासलेस है तो, अगर रस्सी मासलेस है तो जनरली न्यूटन लॉ में जो भी रस्सियां रहती हैं वो मासलेस ही रहती हैं अगर कुछ बोला ना जाए। अगर मास वाली रस्सी है तो आपको बता दिया जाएगा कि ये रस्सी मास वाली है, ठीक है, हम वैसे भी क्वेश्चंस लेंगे। सो इसमें क्या हो जाएगा बोलो, अब इसकी एक्सेलेरेशन किधर है, इसकी एक्सेलेरेशन है ए इस तरफ, राइट, इसको रेड कलर से दिखा दे रहा हूँ, ये ए इस तरफ है। अब इसका इक्वेशन अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो, विच फोर्स इज सपोर्टिंग एक्सेलरेशन 40 and which one is opposing acceleration t, is it equal to 4 into a, this is my third equation। तो 1 और 3 को हम लोग अगर ऐड करें इफेक्टिवली तो ये क्या हो जाएगा, t और माइनस टी कट जाएगा, 40 माइनस 48 इज -8, -8 इज इक्वल टू 12a, इससे a की जो वैल्यू आई वो आई -8/12, which is -2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होने का क्या मतलब हुआ, -2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होने का मतलब ये हुआ सर कि आपने जो डायरेक्शन बोली है ना वो गलत है, मतलब ये जो डायरेक्शन हमने लिया ये गलत है, ये जो डायरेक्शन एक्सेलेरेशन लिया ये गलत है, क्या उल्टा हो रहा है, क्या ये जा रहा है ऊपर एक्सेलेरेशन ए से और ये जा रहा है नीचे एक्सेलरेशन ए से, क्या मेरी बात समझ में आई है? दिस इज व्हाट इज द कंप्लीट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस, क्या क्लियर है ये एवरीवन? I hope you understood this. Everyone, are you participating in the discussions? Are you all able to find out all these things for yourself? This is a guided session, but do not just sit idle there. You need to understand this. क्या clear है ये? Everyone, समझे क्या आप? आपको ये करना आना चाहिए, जितने स्पीड से मैंने किया उससे ज्यादा स्पीड से आपको ये करना आना चाहिए, क्या क्लैरिटी है क्या ये? समझे क्या? अब सोचो लॉजिकली ये सवाल में और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, लॉजिकली सोचो इस सवाल में और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, अपना दिमाग चलाओ, ये सवाल में और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? क्या ये सवाल में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्या इसके साथ काइनेमेटिक्स जोड़ा जा सकता है? सोचो तो लॉजिकली, क्या जो सवाल है क्या उसके साथ काइनेमेटिक्स जोड़ा जा सकता है? देखो ये 4 kg का ब्लॉक था, ये 8 kg का ब्लॉक था, राइट, क्या इस पे काइनेमेटिक्स जोड़ा जा सकता है? लॉजिकली सोचो। हाँ, कैसे जा सकता है? क्या आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इस 8 kg वाले ब्लॉक की, मान लो इंक्लाइंड प्लेन काफी लंबी है, आपसे पूछा जाएगा फाइंड वेलोसिटी of 8 kg block at t equal to 2 seconds। मान लो जब रिलीज किया गया था उस टाइम t equal to 0 था, t equal to 2 सेकंड में कितनी वेलोसिटी है, तो ये कैसे निकालोगे? इस 8 kg की वेलोसिटी निकालनी है at t equal to 2 seconds, कैसे निकालोगे? क्या इनिशियल वेलोसिटी ये 8 kg ब्लॉक की 0 है, एक्सेलरेशन आ गया है 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ,
कि यही हमने देखा एक्सेलरेशन इसकी कितनी है 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ, राइट। अभी हमने निकाला ये, तो इसकी एक्सेलरेशन है 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। v निकालना है, t दिया हुआ है 2 सेकेंड्स। तो क्या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं एवरीवन? क्या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं? तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो तो v की वैल्यू आ जाएगी, u की वैल्यू 0 है, एक्सेशन की वैल्यू है 2/3 और t की वैल्यू है 2। क्या आंसर आ जाएगा 4/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। क्या आपसे पूछा जा सकता है कि कितना, बताओ, और 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 kg block in 2 seconds assuming that the block does not hit the pulley। 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ assuming that block does not hit the pulley। यस। तो क्या करोगे? देखो यहां पे एक बहुत गजब का मिसकंसेप्शन डेवलप होता है और ये सभी बच्चों को देखना चाहिए। देखिए सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, इस 4 kg ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी है? गजब का मिसकंसेप्शन है। 4 kg ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी है, कोई बता सकता है मुझे? क्या 4 kg ब्लॉक की भी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है 2/3? इट इज नॉट g, इट इज 2/3 मीटर पर सेकंड। जो आपने स्ट्रिंग से कनेक्टेड सिस्टम है, दिस इज 2/3 अपवर्ड्स, राइट, अपवर्ड्स, माइनस नहीं, माइनस तो नीचे था तो माइनस माना था, इट इज अपवर्ड। तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इसका ये निकालना है। इस 4 kg ब्लॉक का किनेमेटिक्स का एंगल देखिए, क्या इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी? इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? इसकी एक्सेलरेशन है +2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोला जा रहा है और टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे किनेमेटिक्स वेरिएबल SUTA? क्या सूटा लगाएंगे यहाँ पे? सूटा अप्लाई करेंगे और आंसर लाएंगे S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस और नो? यूटी 0 हो गया, हाफ इंटू ए विच इज 2/3 इंटू टी स्क्वायर विच इज 4। सो विल यू गेट समथिंग लाइक 4/3 मीटर। ठीक है। सो 4/3 मीटर इज योर आंसर। तो ये अगर 4/3 मीटर गया है ऊपर, सोचो ये अगर 4/3 मीटर ऊपर गया है, क्या 8 kg ब्लॉक 4/3 मीटर नीचे गया होगा along this inclined plane? क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट है। यस और नो? क्या तुम ये समझ पाए एवरीवन? यस, क्लियर है ये एवरीवन? क्लियर है? अच्छा, बिकॉज आप वर्क पावर एनर्जी पढ़ चुके हो, क्या मैं यहाँ पे आपको वर्क पावर एनर्जी का थोड़ा सा बेसिक आइडिया देता हूं? बिकॉज आप पढ़ चुके हो इसलिए। मुझे कोई बताए वर्क पावर एनर्जी के क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिंक कर सकता हूँ? फिजिक्स कर रहे हो आप, देखो आपको इसलिए मैं बोलता हूँ आपकी अक्ल एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, ये फिजिक्स है। आप देखो एक बेसिक क्वेश्चन से, न्यूटन लॉ के क्वेश्चन से मैंने क्या क्या आपके लिए पूछ लिया, देखो यही होता है एप्लीकेशन। क्या आप मुझे बता सकते हो वर्क डन बाय, सब लोग ध्यान दें, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 4 kg block in t equal to 2 seconds? कंफ्यूज मत हो ना। वर्क डन का बेसिक डेफिनेशन है, वर्क डन का बेसिक डेफिनेशन मैंने क्या सिखाया था? dw इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर। याद है मैंने आपको बोला था कि ये वेक्टर फॉर्म स्केलर फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है, ये आपको याद होना चाहिए। एवरीवन प्लीज, क्लियर है ये? देखो आपको समझ में आएगा। अभी आप ये 4 kg ब्लॉक को देखो, ये 4 kg ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहा है? एक लग रहा है इसका वेट विच इज 40 न्यूटन, वेक्टर है ये, और दूसरा लग रहा है इसके ऊपर टेंशन T, जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। इसका टेंशन कितना था, कितना आ रहा था टेंशन? सर टेंशन नहीं निकालना, नहीं निकाला था, ठीक है निकाल लेते हैं। क्या ए की वैल्यू आई -2/3? तो ये ए की वैल्यू -2/3 यहाँ पुट कर देता हूं, तो क्या टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 48 -16/3, which is 120, 144 -16, which is 128, right?
क्या टेंशन है 128/3 न्यूटन। तो ये 4 kg ब्लॉक के ऊपर क्या टेंशन ऑफ 128/3 न्यूटन, इज इट एक्टिंग इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन? एवरीवन प्लीज। यस। तो हमारा जो फोर्स वेक्टर है वो है 128/3 जे कैप, राइट। ये मेरा फोर्स वेक्टर है, समझे क्या? अच्छा, और इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 2 सेकंड में? क्या इसकी डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हुई जिधर फोर्स वेक्टर थी? और ये है इसकी डिस्प्लेसमेंट, कितनी हुई इसकी डिस्प्लेसमेंट? क्या इसकी डिस्प्लेसमेंट अभी तुमने निकाला 4/3 मीटर, राइट। ये 4/3 मीटर ऊपर चढ़ा है 2 सेकंड में। एवरीवन अभी पढ़ा ना तुमने, अभी जस्ट देखो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, समझा क्या? तो इसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितनी हुई? इसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुई 4/3 जे कैप। यस और नो एवरीवन? बहुत ही गंदा रेस्पॉन्स, यस और नो? तो जो वर्क डन है, टोटल वर्क डन जो है, क्या टोटल वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू विच इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। समझना, ये डॉट प्रोडक्ट आ गया, समझना सब लोग समझना। क्या ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर है? अच्छा, क्या ये हो जाएगा एफ इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ 0? क्यों? क्योंकि सर फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये दोनों एक ही तरफ हैं सर। तो दोनों के बीच का एंगल क्या है? दोनों के बीच का एंगल जो है थीटा जो है वो है 0 डिग्री। यस और नो? तो एफ इंटू डी एस इंटू कॉस 0 हो गया। बिकॉज एफ कांस्टेंट फोर्स है तो क्या ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा? तो ये आ जाएगा एफ कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो क्या एफ इंटीग्रेशन ऑफ डीएस हो जाएगा? एवरीवन समझ रहा कि नहीं समझ रहा दोस्तों? क्या एफ इंटीग्रेशन ऑफ डीएस हो जाएगा? और ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस है, क्या ये यही 4/3 है? तो क्या आपका रिजल्ट आ जाएगा 128/3 इंटू 4/3? समझे? तो ये कितना आ जाएगा? 480/32 512/9, 512/9। क्या क्लैरिटी यही है? सो दिस इज व्हाट इज योर आंसर। एवरीबडी आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? देखो इसमें फोर्स का क्वेश्चन भी घुस गया। यस और नो? समझा कि नहीं समझा? देखो वर्क पर एनर्जी तो आएगा, हम उसकी भी रिवीजन करेंगे, लेकिन आपको क्या आप ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि बेटा एक बेसिक न्यूटन लॉ का सवाल था, इसमें देखो सर ने किनेमेटिक्स डाल दिया, इसमें देखो सर ने वर्क पर एनर्जी डाल दी। क्या आप ये फील कर पा रहे हो? अच्छा, अब सेम कॉन्सेप्ट से क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन ऑन 8 kg ब्लॉक, ऑन 8 kg ब्लॉक? अक्कल लगा के बताओ, 8 kg ब्लॉक के ऊपर वर्क डन निकालना है बाय टेंशन फोर्स। देखो 8 kg ब्लॉक के ऊपर निकालने के लिए एक छोटा सा विजुअलाइजेशन बनाओ। क्या इसके ऊपर टेंशन फोर्स लगेगा इस तरफ, और टेंशन फोर्स की मैग्नीट्यूड हो जाएगी नो डाउट 128/3 न्यूटन। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरफ हो जाएगा? एवरीवन तो क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल आपको दिख रहा है? क्या ये 180 डिग्री है? तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन द 8 kg ब्लॉक विल बी नेगेटिव ऑफ -512/3 आएगा, इतना जूल। नेगेटिव क्यों सर? एनीवन? व्हाई नेगेटिव? क्योंकि सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री आ रहा है। तो एफ डॉट डीएस करेंगे सिमिलर लॉजिक से, तो एफ इंटू डीएस, एफ डीएस इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री आ जाएगा, और कॉस ऑफ 180 डिग्री -1 होता है। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो देखो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट? ओके, समझा? समझा आपको? जिनको भी मैंने पढ़ाया उनको वर्क पर एनर्जी की इतनी बेसिक डेफिनेशन तो उनको पता है, ठीक है ना? तो देखो कैसे एक सवाल में किनेमेटिक्स आ गया, वर्क पर एनर्जी आ गया, यही सब चीजें हैं, ठीक है ना? क्लियर है? पक्का? 100%? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे देखो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ व्हाट इज द पावर डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग at
t इक्वल टू 2 सेकेंड। कितना पावर स्ट्रिंग में डेवलप हुआ 2 सेकेंड। क्या आपको याद है पावर का फॉर्मूला होता था एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, यस और नो? तो अगर मैं पावर डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग देखूं तो फोर्स वेक्टर इज व्हाट, फोर्स इज 128/3, फोर्स तो चेंज नहीं होगा। तो 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ द 4 kg ब्लॉक एट 2 सेकंड्स? क्या ये वो वेलोसिटी है जो हमने अभी निकाला था? कहाँ गया, कहीं पे निकाला ना वेलोसिटी? ये तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी थी बोलो तो? क्या ये था 4/3 मीटर पर सेकंड? निकाला था ना, ये देखो 4/3 मीटर पर सेकंड, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, निकाला था ना। अब बताओ क्या आंसर आएगा? क्या ये आ जाएगा 128/3 इंटू वेलोसिटी विच इज 4/3। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको दे देगा पावर दैट इज डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग। तो ये जो चीज अभी मैंने डिस्कस की है, ये बेसिकली न्यूटन लॉज का आप देख रहे हो एक्सटेंशन है। तो आपको एक चीज यहां से समझ में आनी चाहिए कि यार न्यूटन लॉ, किनेमेटिक्स, न्यूटन लॉ वर्क पावर एनर्जी, किनेमेटिक्स वर्क पावर एनर्जी, ये सब रिलेटेड है आपस में। तो आपको अगर किनेमेटिक्स क्लियर नहीं है, न्यूटन लॉ क्लियर नहीं है, तो आप पक्का जाके वर्क पावर एनर्जी में फंसने ही वाले हो। समझे? समझे कि नहीं समझे? देखो एक सवाल से कितने सवाल बन गए, यस और नो? आर यू एबल टू अप्रिशिएट दिस? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? गुड। इस पे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे व्हाट इज द वर्क डन बाय वेट फोर्स, व्हाट इज द वर्क डन बाय वेट फोर्स ऑन 4 kg ब्लॉक, व्हाट इज द वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन द 8 kg ब्लॉक, ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो या नहीं? तो उसके लिए बेसिक लॉज ऑफ मोशन, बेसिक किनेमेटिक्स की समझ होनी चाहिए, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, क्वेश्चंस इनफाइनाइट बन सकते हैं। हमें समझ में आना चाहिए कि हाउ टू हैंडल दिस, राइट? ओके, एक सवाल लेता हूं मैं आपके लिए, देखो ध्यान से। सपोज ये एक ब्लॉक है, ये एक पुली है, यहां से एक ब्लॉक आया, ये एक पुली है, और ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग कनेक्ट हो गया रूप से, ये कनेक्टेड है एक दूसरे मास से, ठीक है? तो सपोज सपोज मैं ये वेरिएबल के टर्म्स में दे रहा हूं, ठीक है? सपोज इसका मास है m1, इसका मास है m2, ठीक है? फाइंड आउट ऑल अननोन्स, फाइंड ऑल अननोन्स, ठीक है? ओके, सो कैन एनीबडी वॉलंटियर टू आंसर दिस? मैं ज्यादा पूछूंगा नहीं, कैन एनीबडी वॉलंटियर टू आंसर दिस? क्या कोई वॉलंटियर करेगा, हाथ उठाएगा? कोई नहीं। ओके, see I'm getting few people, good, some confident hands, okay, बाकी कॉन्फिडेंस की कमी, सीवियर कमी। ओके फाइन, सो आई विल आस्क मोहित मेहता, मोहित मेहता हाथ उठाइए। हाँ बोलो भाई, क्या करें, जल्दी बताओ फटाफट। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे क्या? हाँ सर। चलो बनाओ, M1 का बनाओ। M1 जी नीचे, हाँ, नॉर्मल रिएक्शन टेंशन नॉर्मल। इस साइड में, राइट? हाँ तो कितनी रस्सियां हैं? सर, एक, ये भी एक रस्सी है, दो। दो। अच्छा, टी है, तो ये रस्सी आ गई इधर, इधर आ गई। तो अभी ये पुली, पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। क्या पुली के इस एंड से इस एंड से जो टेंशन लग रही है, क्या वो टी और टी होगी एवरीवन? हाँ सर। और यहाँ पे जो टेंशन होगी, ये M2 है, देखो। M2 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, पहले M2 को बना लेते हैं। क्या M2 जी वेट लग रहा है? क्या यहाँ हाँ, पे कुछ टेंशन लगेगा? टूटी। 2T, 2T कैसे पता किया? 2T बिल्कुल सही है, बिकॉज हम इस पुली को क्या मान रहे हैं, ये मासलेस पुली है। तो अगर मासलेस पुली है, तो इस पुली के ऊपर देखो, ये इधर जा रहा है,
लेट अस से इसकी एक्सेलरेशन है इस तरफ a1 और इसकी एक्सेलरेशन है इस तरफ a2। तो अगर m2 की एक्सेलरेशन a2 है तो ये जो पुली की सेंटर है ये भी नीचे जा रही है a2 से। तो अगर हम इसके ऊपर न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएं तो हम बोलेंगे कौन सा फोर्स सपोर्ट कर रहा है एक्सेलरेशन को, वो है क्वेश्चन मार्क, हमें वो निकालना था जो हमने बोल दिया 2t माइनस ऊपर की तरफ देखो दो स्ट्रिंग्स हैं जो पुली के साथ कनेक्टेड है और दोनों में टेंशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है विच इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द पुली इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द पुली। क्या एक्सेलरेशन ऑफ द पुली a2 है, बट क्या मास ऑफ द पुली 0 मानेंगे? हाँ सर। सो मास ऑफ द पुली को अगर 0 मान लेंगे तो क्या क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 2t आ जाएगी, राइट? हाँ जो सर। तुमने पुट कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये टेंशन 2t आ जाएगा क्या मोहित? हाँ सर। और इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? क्या इसकी एक्सेलरेशन है a2 हाँ डाउन। और इसकी एक्सेलरेशन डाउन, इसकी एक्सेलरेशन a1, राइट? हम्म। क्या a1 और a2 को लिंक कर सकते हो तुम? कांस्टेंट इक्वेशन। लिखना पड़ेगा, अभी तुमको बोलना पड़ेगा पूरा। चलो बताओ। ये देखो, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, ये पॉइंट 4, ये पॉइंट 5, ये पॉइंट 6, ये पॉइंट 7 और ये पॉइंट 8। सबसे पहले तुम स्ट्रिंग नंबर 2, ये स्ट्रिंग नंबर 1 है मान लो, और ये वाली जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग नंबर 2 है। स्ट्रिंग नंबर 2 के ऊपर कांस्टेंट इक्वेशन लिखो, यहाँ पे बना रहा हूं मैं। स्ट्रिंग नंबर 2 के ऊपर कांस्टेंट इक्वेशन लिखो। पॉइंट 8 की एक्सेलरेशन क्या प्लस a2 साइन के साथ प्लस आएगी? a2। हाँ। समझ में आया ना प्लस a2 की? गुड। हाँ सर। और नेक्स्ट माइनस क्या पॉइंट 7 की एक्सेलरेशन, लेट अस से इट इज x माइनस x इज इक्वल टू 0। तो 0। क्या x की वैल्यू a2 आ गई? हाँ सर। मतलब ये पॉइंट 7 की जो एक्सेलरेशन है क्या ये नीचे की तरफ a2 होगी? हाँ सर। क्या पॉइंट 4 और पॉइंट 5 की एक्सेलरेशन भी नीचे की सेम। तरफ a2? क्या ये सबको समझा है? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ये सब चीजें बहुत आती हैं, इतना बेसिक आपको करना आना चाहिए। समझ में आ रही है बात? अब आप स्ट्रिंग 1 के ऊपर कांस्टेंट रिलेशनशिप लिखो। पॉइंट 1 का एक्सेलरेशन बोलो, इज इट माइनस a1? माइनस a1। पॉइंट 2 का? 0। पॉइंट 3 का? 0.3 का 0। पॉइंट 4 का? 0.4 का प्लस a2। पॉइंट 5 का? प्लस a2। पॉइंट 6 का? 0। क्या ये टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, क्या ये 0 होगा? हाँ सर। तो a1 इज इक्वल टू 2a2 आ जाएगा, यस और नो? यस सर। चलो अब न्यूटन लॉ लिखो तुम ब्लॉक m1 के लिए। ब्लॉक m1 के लिए न्यूटन का सेकंड लॉ लिखो। कौन सा फोर्स सपोर्ट कर रहा है एक्सेलरेशन को? टेंशन। कोई अपोज करने वाला है? नहीं सर। तो क्या T1 इज इक्वल टू m1 इंटू a1? m1 है। a1। a1, राइट? अच्छा, और m2 का लिखो। और एक लिख सकते हो नॉर्मल रिएक्शन वाला, बट उसकी जरूरत नहीं है, हमें t और a1 निकालना है। नॉर्मल रिएक्शन तो इससे आ जाएगा ऊपर वाला, तो मैं m2 के ऊपर लिख रहा हूँ। इक्वेशन m2 के ऊपर लिखो। कौन m2 सपोर्ट a कर रहा है? m2 a2। कौन सपोर्ट कर रहा है? सर वेट। m2g। कौन अपोज कर रहा है? -2t इज इट इक्वल टू इक्वल टू m2 a2? m2 a2। अच्छा, क्या a2 की वैल्यू a1/2 लिख सकते हैं या a1 की जगह पे 2a2 लिख सकते हैं, राइट? हाँ सर। तुम्हारे हिसाब से थोड़ा कॉमन सेंस लगा के बोलो, मुझे क्या करना चाहिए? a1 की जगह पे 2a2 लिखना चाहिए या a2 की जगह पे a1/2 लिखना चाहिए? किससे मेरा काम आसान होगा या जल्दी से आंसर आएगा? दोनों से आंसर आएगा, बट किससे ज्यादा आसान होगा? सर a2 के जगह पे a1/2। ओके, देखो तुमने सोचा नहीं, ठीक है। इसमें 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 ये छोटी सी ट्रिक है जो आपका कैलकुलेशन आसान करती है। आपने सोचा नहीं इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। सुनो, अगर तुम a1 की जगह पे 2a2 लिखोगे तो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? a1 की जगह पे अगर तुम 2a2 लिखोगे तो फ्रैक्शन फॉर्म में इक्वेशन नहीं रहेंगे। तो जब तुम्हें दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, फ्रैक्शन फ्रैक्शन नहीं रहेगा। और फ्रैक्शन रहने से तुम्हें पता है एलसीएम लेना पड़ता है, याद है? स्टैंडर्ड 7th 8th की बात कर रहा हूं मैं। यही सब चीजें हेल्प करती हैं। समझ में आ रही है? छोटी छोटी बातें क्या करना चाहिए। सो a1 की जगह पे 2a2 लिखो। समझा क्या मोहित? हाँ सर।
हाँ तो पूरा बोलता है भाई, समझा कि नहीं समझा? समझा। हम्म। अब देखो, अब मुझे ये दो इक्वेशन मिले हैं, इन दोनों इक्वेशन में से मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पूरा चीज 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज 4 टाइम्स m1 4 इंटू m। टाइम्स m1। अब इन दोनों इक्वेशन को साइड बाय साइड ऐड कर दो, तो अगर 2t माइनस 2t कट जाएगा, इज m2g इक्वल टू 5 टाइम्स 5 m2a2। टाइम्स m2a2। सॉरी 5 टाइम्स नहीं, m2a2 नहीं, ये एक जगह पे m1 है, गलती हो जाता है, ये m1 है, 2m1a2। तो ये कितना हो जाएगा, a2 कॉमन ले लो, क्या ये हो जाएगा 4m1 प्लस m2, राइट? तो हाँ a2 सर। हो जाएगी m2g अपॉन, m2g बाय 4 m1 प्लस m2। ये आपका आंसर है। क्या क्लियर है एवरीवन? दिस व्हाट इज योर आंसर। तो ये आपका एक्सेलरेशन आया। अच्छा, अब एक्सेलरेशन a2 आ गया तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a1 की वैल्यू 2a2 हो जाएगी, a2 आ गया तो a1 आ जाएगा, a1 आ गया a2 आ गया, तो क्या टेंशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में। इस इक्वेशन में मान लो आपने a1 की वैल्यू डाल दी, a1 की वैल्यू 2a2 है, दैट इज 2m2g बाय 4m1 प्लस m2 डाल दोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो t की वैल्यू आ जाएगी क्या, 4, 4 या 2, t की वैल्यू आ जाएगी 2m2g इंटू m1 अपॉन 4 टाइम्स m1 प्लस m2, ये देगा आपको टेंशन की वैल्यू। ठीक है, क्लियर है ये, समझे क्या? सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। सो ये आपका पर्सनल चॉइस है, अपना हाथ नीचे करो और अनम्यूट हो जाओ। क्या क्लियर है? ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। जो इजी है, आपको प्रैक्टिस के साथ ये सब चीजें क्या होनी चाहिए, ये सब चीजें 30 सेकंड्स में आनी चाहिए, है ना? ये सब चीजें मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कैसे इक्वेशंस को, मैथ्स को कैसे सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि आपको मैथ सॉल्व करना नहीं आता है, और आप बोलते हो कि आपका प्रॉब्लम फिजिक्स है। आपका प्रॉब्लम फिजिक्स है ही नहीं, आपका प्रॉब्लम है आपको मैथ्स नहीं आता। ठीक है, आइए नेक्स्ट एक सवाल देखते हैं। देखो, सुनो, समझो, देखो बेसिक सवाल से शुरू कर रहा हूँ। ओके, देखो, एक एक बेसिक सवाल लेता हूँ। देखो, तुम देखोगे कि सवाल की क्वालिटी कैसे 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 सवाल बनाए जा सकते हैं, और कोई कमी नहीं है सवालों की, इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, एंड दैट मेक्स फिजिक्स वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज वेरी डिफिकल्ट। अगर आप समझ के नहीं जाओगे और रटते हुए जाओगे तो आपके लिए कुछ भी नहीं होगा आपसे, लेकिन अगर आप समझते हो तो देखना आपको मजा भी आएगा और आप सॉल्व भी करने लगोगे। देखो, एक 4 kg का ब्लॉक है यहाँ पे, और यहाँ पे एक 1 kg का ब्लॉक है। ठीक है, ये 1 kg का ब्लॉक है। तो अभी एक सेकंड, इनिशियली ये दोनों एक ही लेवल पे है। देखो, एक का बॉटम वाला पोर्शन दूसरे के टॉप वाले पोर्शन के साथ है, लेवल पे है। ठीक है, इसकी हाइट है 4 मीटर और इसकी हाइट है 2 मीटर। सुनना, ये दिया गया है 4 kg ब्लॉक है और ये 1 kg ब्लॉक है। क्वेश्चन समझना, ठीक है? समझा सब एकदम बढ़िया से। अब सवाल क्या है, सुनना, सवाल है फाइंड द टाइम टेकन। सवाल देखो, फाइंड द टाइम टेकन फॉर बोथ ब्लॉक्स टू क्रॉस ईच अदर। देखो, इसमें कुछ अननोन वननोन सॉल्व करने के लिए बोला ही नहीं, फाइंड द टाइम टेकन फॉर बोथ द ब्लॉक्स टू क्रॉस ईच अदर। अब इस सवाल को कैसे टैकल करोगे तुम? आई नीड सम वॉलंटियर्स हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन।
ओके, बोलो वरद। सर पहले एक्सीलरेशन निकालेंगे लॉज ऑफ ठीक है, मोशन से, उसके बाद उसके बाद फिर किनेमैटिक्स लगा के सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालो, बोलो एक्सेलरेशन निकालने का इक्वेशन बोलो। सर 40 माइनस टी इक्वल टू 4a। ओके ओके, मतलब सर वो ये 1 4 kg kg वाला है क्या? 4 kg वाला ब्लॉक नीचे आएगा। हाँ, ये 1 kg 4 kg वाला ब्लॉक नीचे आएगा, राइट? हाँ सर। ओके, और मैं यहाँ पे एक सेकंड, सबने सबने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया? आई एम प्रीटी मच श्योर अभी तक। क्या इसका वेट लगेगा 40 न्यूटन नीचे एवरीवन? क्या इधर टेंशन टी लगेगी एवरीवन? और क्या ये एक्सेलरेट करेगा नीचे ये से, राइट? हाँ सर। क्या ये 4 kg वाला ब्लॉक है? और अगर हम 1 kg वाले ब्लॉक की बात करें तो 1 kg वाला ब्लॉक का वेट लगेगा 10 न्यूटन नीचे, हाँ इधर लगेगा टेंशन, और एक्सेलरेशन इधर हो जाएगी ए के बराबर, राइट? हाँ सर। टी तो माइनस क्लियर है? 10 इज इक्वल टू ए। बहुत बढ़िया। अब इक्वेशन बोलो, इसका एक्सेलरेशन को सपोर्ट करने वाला फोर्स कौन सा है? 40, अपोज करने वाला टी। इज इट इक्वल टू 4 इंटू ए, राइट? हाँ सर। और 1 kg ब्लॉक का बोलो, सपोर्ट करने वाला कौन है? टी माइनस 10 इक्वल टू ए। टी सपोर्ट तो कर रहा है करेक्ट, और तो इन 10। दोनों को हटा दो। क्या 30 इज इक्वल टू 5a? हाँ सर। क्या ए की वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? हाँ सर। ठीक। अब अब सर इनिशियल वेलोसिटी u 0 है करेक्ट, ये और एक एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, राइट? हाँ ये सर। कैसा मोशन हो रहा है ये थोड़ा सा देख ले। क्या ये 2 मीटर है? हाँ सर। क्या ये ये 4 मीटर है? हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट 6 आएगी फिर। ओके, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बट इसकी एक्सेलरेशन किस तरफ है? क्या इसकी एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ? हाँ सर। और इसकी एक्सेलरेशन किधर है? क्या इसकी एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ? ए, यस और नो? हाँ अच्छा, सर। क्या ये जो सॉल्व होगा, क्या अब इसके आगे की पूरी कहानी मैं इसको बॉक्स के अंदर डाल रहा हूं, क्या ये किनेमेटिक्स है? एंड दैट टू रिलेटिव मोशन इन 1D। हाँ सर। क्या ये समझ पाया? क्या ये पूरी क्लास समझ पाया? इज इट रिलेटिव मोशन इन 1D? खत्म हो गया कहानी फिर। यस, चलो, हाँ अगर ये रिलेटिव मोशन इन 1D है तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड पे है, क्या उसको ये 2 बॉडी मोशन प्रॉब्लम दिख रहा है? हाँ सर। तो उसको क्या करना चाहिए? ऑब्जर्वर को कहाँ से शिफ्ट करना चाहिए फिर? कौन से भी एक पर? कौन से भी एक पर? कहाँ शिफ्ट करना चाहते हो तुम, बोलो? सर 4 kg। 4 kg पे? 4 kg पे मतलब यहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हो? तो हाँ अगर यहाँ पे तुमने ऑब्जर्वर को ले आया, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, अगर यहाँ पे तुमने ऑब्जर्वर को ले आया वरद, क्या इसे कंप्लीट रेस्ट पे लाना पड़ेगा? हाँ सर, तो क्या ऊपर इसकी आएगा फिर। वेलोसिटी, क्या इसकी वेलोसिटी 0 है ऑलरेडी इनिशियल कंडीशन में? हाँ तो सर। एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, तो क्या इसको एक ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन देना पड़ेगा इक्वल हाँ अमाउंट सर। का? यस और नो? हाँ। ए का एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, तो ये माइनस ए है, तो क्या इसको प्लस ए का एक्सेलरेशन देना पड़ेगा ऊपर? हाँ सर। तो सिमिलर एक्सेलरेशन इसको भी इसको देना पड़ेगा, प्लस है। प्लस ए। वेलोसिटी ऑलरेडी 0 है तो वेलोसिटी को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये काम करने के बाद क्या अब ये जो 2 मीटर वाला ब्लॉक है जिसकी मास है 4 kg, क्या अब ये कंप्लीट रेस्ट पे आ चुका है एवरीवन एंड वरद? यस और हाँ नो? सर। हाँ क्या सर। ये कंप्लीट रेस्ट पे आ चुका है? अच्छा, और जो दूसरा वाला ब्लॉक है जिसकी मास है 1 kg और ये लंबाई है 4 मीटर, क्या ये इधर ऊपर जा रहा है कितने एक्सेलरेशन? 2a मतलब 12। हाँ, 2a, तो a की वैल्यू कितनी थी? 6, तो क्या ये 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है? हाँ सर। अब ये कंप्लीटली क्रॉस करना है, फाइंड द टाइम ऑफ बोथ द ब्लॉक्स टू क्रॉस ईच अदर। क्रॉस करने का क्या मतलब? क्या सर ये मतलब 4 मीटर वाला ब्लॉक का जो बॉटम पोर्शन है, क्या वो ये 2 मीटर ब्लॉक के टॉप पोर्शन को कवर करना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए? हाँ सर। मतलब इफेक्टिवली क्या हम बोल सकते हैं कि ये वाला लेयर ये वाले लेयर को क्रॉस करेगा, राइट? मतलब हाँ, इफेक्टिवली कितनी दूरी चली जा रही है? 6 6 मीटर। बहुत बढ़िया।
तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? इज इट 6 मीटर? हाँ सर। एक्सेलरेशन कितना है? 12 12। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ टाइम निकालना है, हाँ सर, और U 0। वेलोसिटी 0 है। क्या सूटा लगाएंगे? हाँ सर, लगाओ, आंसर बोलो। 1 मिनट से। 12। इतना टाइम नहीं लगता, देख आ गया आंसर। क्या 1 सर सेकंड? हाँ सर। तो मुझे ये बात बोलो, ये सवाल एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे? क्या आप ये समझ पा रहे हो कि ये सवाल देखते साथ बच्चे को लगेगा बेटा कैसा सवाल है, न्यूटन लॉ का सवाल ही नहीं लग रहा है। और जो बच्चा रट के जाएगा, बिना लॉजिक लगा के जाएगा, बायोलॉजी की तरह पढ़ के जाएगा, वो तो गया काम से। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे न्यूटन लॉ नाम है, न्यूटन लॉ, लेकिन बेसिक एक्सप्रेशन निकालने के बाद न्यूटन लॉ की मदद से उसके बाद पूरा का पूरा क्या है? काइनेमेटिक्स। समझा नहीं? क्या ये पूरा का पूरा किनेमेटिक्स है? क्या आप अक्ल लगा पा रहे हो? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एवरीवन? बहुत ही कम रिस्पॉन्स आ रहा है। देखो, अब भी तुम अगर नहीं सीखोगे तो भगवान तुम्हारा मालिक है बॉस, मैं नहीं। अब भी अगर तुम नहीं सीख पाए ना बॉस, तो भगवान तुम्हारा मालिक है, मैं नहीं। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्या ये समझा सबको एवरीवन? समझा कि नहीं समझा? समझा क्या? चलो हाथ नीचे करो भरत, वेरी गुड अटेम्प्ट, वेरी गुड पार्टिसिपेशन। हाथ नीचे करो, म्यूट कर दो। क्लियर है ये एवरीवन? चलो अब देखो, अब देखो और सवाल देते हैं, मिलके करते हैं। अच्छा लगा? अच्छा लगा? क्या नेक्स्ट सवाल के लिए तैयार हो आप लोग? दो नेक्स्ट सवाल बना लोगे? देखो एक सवाल दे रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो ये सवाल कुछ इस प्रकार का है, देखो फील करो। ठीक है, ये एक पुली है, इस पुली से एक स्ट्रिंग आ रही है नीचे, और यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स है, यहां से एक स्ट्रिंग आ रही है, इस होल से नीचे जा रही है, और यहाँ पे भाई साहब हमारे दोस्त मंकी हैं, जो इस रस्सी के ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, और मंकी ऑफ मास 20 kg। मंकी की मास कितनी है? मंकी की मास है 20 kg। ठीक है, इज क्लाइंबिंग अप ऑन द रोप टू बैलेंस द केज ऑफ 25 kg। केज की मास है 25 kg। तो monkey of mass is climbing up the rope to balance the cage of 25 kg. What is the acceleration of the monkey? सवाल है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मंकी। तो एक्चुअली मैं एक्सेलरेशन ऑफ मंकी निकाल लो, दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग निकाल लो, सब निकाल लो। टेंशन इन स्ट्रिंग निकालने के लिए नहीं बोला है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी, टेंशन इन द स्ट्रिंग, दोनों निकाल। ठीक है, अब इस सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए मुझे वॉलंटियर्स चाहिए। वॉलंटियर्स हाथ उठाएं, कौन पार्टिसिपेट करेगा? गुड, सो आई एम गेटिंग वन पर्सन। Okay, fine. Only one person who wants to participate here, because this guy has already attempted, so I don't want to give him the chance. I want to give the chance to someone who has not spoken yet. Anyone else? Chalo. Okay. Okay. Same sets of guys. कोई नया फेस ही नहीं। चलो चलो बोलो मंदार, क्या करेंगे भाई? सर पहले टेंशन निकालेंगे सर स्ट्रिंग का। करेक्ट। अच्छा मुझे एक बात बोल मंदार, हाँ सर। अगर ये मंकी स्ट्रिंग को पकड़ के जस्ट ऐसे लटका रहा, हाँ। तो क्या ये 25 kg वाला ब्लॉक बैलेंस होगा? नहीं सर। नहीं होगा क्या? नहीं सर। सर क्योंकि इसका ब्लॉक का
ये मास ज्यादा है, ये वेट बहुत ज्यादा है, बढ़िया। वेट। बस 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 एकदम सही, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि हाँ देखो दोनों के मासेस अलग अलग हैं सर। अगर ये मंकी सिर्फ ऐसे पकड़ के लटक जाए तो कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। मतलब ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक नीचे चला जाएगा और मंकी ऊपर जाएगा और हाँ जाके उसका सर जो है वो टकरा जाएगा इससे समथिंग। राइट? हाँ। करेक्ट, यही होगा। यस यस सर। फाइन। या फिर मंकी इस होल से निकल जाएगा बाहर, जो भी हो। ठीक है ना? हाँ सर। यही यस कुछ सर। होगा। ठीक है। यस सर। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको बैलेंस करना है तो मंकी को इधर ऊपर जाना पड़ेगा या नीचे जाना पड़ेगा। राइट? हाँ सर। तो आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि मंकी इज क्लाइंबिंग अप ऑन द रोप, तो आपको ऑलरेडी बोल दिया गया कि मंकी इज क्लाइंबिंग अप ऑन द रोप। तो मंकी इज क्लाइंबिंग अप ऑन द रोप। तो अगर मंकी क्लाइंब कर रहा है रोप में, मुझे एक बात बताना, हाँ सर। ये रोप है समझना, ये मंकी है। तो अगर मंकी क्लाइंब कर रहा है, ये मंकी के हाथ है। तो अगर मंकी क्लाइंब कर रहा है, क्या मंकी के ऊपर एक टेंशन टी लगना चाहिए ऊपर? हाँ सर। और दूसरा, ये मंकी का खुद का वजन है नीचे mg। राइट? यस सर। जो है 200 न्यूटन। राइट मंदा? यस सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बता मंदा, इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। राइट? यस सर। तो ये मंकी की इक्वेशन अगर मैं लिखूं, न्यूटन सेकंड लॉ मंकी के लिए, क्या लिखूंगा बता मुझे? T+20 है इक्वल्स टू 200। T+20। T+20 है इक्वल्स टू 200। T+20 इक्वल 200 ऐसा सिखाया है क्या मैंने? मैंने क्या बोला, कौन सा फोर्स एक्सेलरेशन को सपोर्ट कर रहा है? टी हाँ सर। T माइनस 200 इक्वल्स टू 20 है। वेरी गुड, अब सही है। क्या क्लियर है ये? हाँ तो सर। एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है तो इसका जो टेंशन टी है वो देख 200+20 है। अब इसको लॉजिकली इस इक्वेशन का मतलब समझ। क्या अब जो टेंशन इन द स्ट्रिंग आ रहा है, क्या ये 200 से ज्यादा है? हाँ सर। तो क्या जो टेंशन आ रहा है, क्या वही टेंशन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इस पूरे पुली से जाके इधर लगेगा इस ब्लॉक के ऊपर? यस सर। यस और नो? यस तो सर। अगर अगर ये ब्लॉक, अब इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना, क्या ब्लॉक का वजन है नीचे की तरफ कितनी, बोल? 250 न्यूटन। 250। हाँ। इधर इसको टेंशन कितना लग रहा है? क्या जो टेंशन यहाँ पे डेवलप हुआ, क्या वही टेंशन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पे, ये टेंशन आ जाएगा इधर? हाँ सर। क्योंकि एक ही रस्सी है। क्या क्या टेंशन कैरी फॉरवर्ड होता है? क्या मैंने सिखाया है? हाँ सर। तो क्या ये जो टेंशन है, क्या वो आ जाएगा 200+20 है? ऑल ऑफ यू प्लीज पार्टिसिपेट। क्या क्लैरिटी है ये? यस सर। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या ये दोनों टेंशन बराबर होने चाहिए? हाँ टेंशन सर। सॉरी, ये टेंशन और वेट बराबर टेंशन होना और चाहिए। वेट। हाँ। हाँ तो सर। क्या मुझे लिखना चाहिए? 200+20 है इज इट इक्वल टू 250? यस सर। तो 20 की वैल्यू 50/20। 50/20। तो ए की वैल्यू 5/2। ए की वैल्यू 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितने एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाना चाहिए? 5/2 दैट इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, तो एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी मिल गया। तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी मिल गया, क्या ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं तो क्या टेंशन इन द स्ट्रिंग मिल जाएगा? व्हिच वाज यस द सर। सेकंड क्वेश्चन। तो कुछ भी यस। क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। सबको प्लीज अपना हाथ नीचे कर लो, म्यूट कर लो। डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? देखो गाइस, प्रॉब्लम पता है क्या है? मेरे मेहनत से तुम्हारी मेहनत ज्यादा होनी चाहिए बॉस, समझ रहे हो? तुम सीख रहे हो। प्रॉब्लम मेरे को जस्ट उल्टा लग रहा है कि मैं बहुत तरीके से सोच रहा हूँ, अलग अलग वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, एप्लीकेशन हर जगह बता रहा हूँ। मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, पर आपकी मेहनत दिख नहीं रही है बॉस। समझ में आ रहा है क्या? तो पार्टिसिपेट करो गाइस, है ना? जब अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उसको ग्रैब करना सीखो, अदरवाइज जिंदगी भर पीछे रह जाओगे दोस्तों। अभी समझ नहीं आएगा, एक बार कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओ, धक्के खाओ, फिर तुम्हें समझ में आएगा। देखो ये क्वेश्चन काफी बड़ा है, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए लिख रहा हूं, ठीक है? सुने ध्यान से। A monkey of mass 1 kg, a monkey of mass 1 kg moves up
moves up on the massless string, moves up on the massless string so as to just lift the block, so as to just lift the block. इसका डायग्राम मैं आपको दूंगा, चिंता ना करें. So as to just lift the block of mass 2 kg. After some time, the monkey stops moving with respect to the string. Find the change in magnitude. Find the change in magnitude of monkey's acceleration. ये आपको निकालना है. अब मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, सुने, देखें. डायग्राम कुछ इस प्रकार का है. ये मान लो कोई सीलिंग है. इस सीलिंग से एक पुली है इस टाइप से, और इस पुली से एक स्ट्रिंग आ रही है इस तरफ, और दूसरी एक स्ट्रिंग आ रही है इस तरफ, और इस स्ट्रिंग से एक मास कनेक्टेड है ऐसे. मास कितनी है? 2 kg. और यहाँ पे एक स्ट्रिंग, एक मंकी है. ठीक है, ये मंकी है. मंकी की मास है 1 kg और इस ब्लॉक की मास है 2 kg. ठीक है, तो मंकी ऑफ मास 1 kg मूव्स अप. इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, एनालाइज करो, और फिर आपको ये सॉल्व करना है. तो आपके 3 स्टेज में, पहला रीडिंग, एनालाइजिंग, पुटिंग डाउन इक्वेशंस, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम, एनालाइजिंग, सॉल्विंग एंड गेटिंग द आंसर. ये सब कुछ 1 मिनट के अंदर होता है. जो बच्चे को फिजिक्स करना आता है खट खट करता है. जिस बच्चे को करने नहीं आता, इसको लेके 1 घंटा बैठ जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा. अब सबसे पहली बात, कौन वॉलंटियर करेगा इस सवाल का जवाब देने के लिए? Who wants to volunteer for this question? Okay, फिर से सेम हाथ उठ रहा है वरद देशमुख का. I don't want to give him chance, he has already spoken. Anyone else? Any new faces? Anyone जिसको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि वो ये कर सकता है? Okay, कोई नहीं. Okay, no one else? No one else? अच्छा, मुझे एक बात बोलो, अगर इसको लिफ्ट करना है ये 2 kg ब्लॉक को, ओके फाइन, बोलो बोलो ओम. माइक वाइक सब ठीक है, तुम बोल सकते हो, बोलो. फाइन, तुम अनम्यूट नहीं हो रहे हो. ठीक है, लोअर योर हैंड. एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? ओके 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 ओके. हाँ ऋतुजा बोलो. हाँ ऋतुजा बोलो. सर अगर 2 kg ब्लॉक को लिफ्ट करना है तो मंकी का जो वेट होगा वो मतलब मंकी को एक्सेलरेट करना पड़ेगा. अच्छा, मंकी ऐसे रुका हुआ रहेगा तो नहीं उठेगा, राइट? हाँ. तो मंकी को एक्सेलरेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो मंकी मान लो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, सम एक्सेलरेशन ए से. ठीक है. हाँ. तो अब इसका इक्वेशन लिखो, मंकी के एक्सेलरेशन का, न्यूटन सेकंड लॉ लिखो मंकी के ऊपर. 10 minus t is equals नहीं t minus 10 is equals to 1a. t minus 10. क्या ये सब लोग समझ पाए इस इक्वेशन को? t minus 10 is equal to मंकी का मास, that is 1 into a, राइट? तो क्या ये t की वैल्यू आ गई 10 प्लस a? यस ऋतुजा, करेक्ट. अब क्या यही टेंशन कैरी फॉरवर्ड होके, मैं स्पॉटलाइट की मदद से दिखा रहा हूँ, क्या यही टेंशन कैरी फॉरवर्ड होके इस ब्लॉक के ऊपर लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में? हाँ. ठीक,
तो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्या इसके ऊपर टेंशन लगेगी 10 प्लस ए, और ये इसको हाँ। जस्ट लिफ्ट कर रहा है, जस्ट लिफ्ट कर रहा है, मतलब क्या ये 10 प्लस ए किसके बराबर हो जाएगा? क्या ये 20 के बराबर हो 20। जाएगा? क्या ये सबको समझा है? यही अंडरस्टैंडिंग। वेरी गुड ऋतुजा। क्या ये सबको समझा है? क्या ये 10 प्लस ए 20 के बराबर हो जाएगा? मतलब जो ए की वैल्यू है क्या वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। Yes. मतलब इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। क्या क्लैरिटी यही? जो कि लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लो हम इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में सॉल्व कर रहे हैं, सो वी आर गेटिंग दिस। हाँ ऋतुजा, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब क्या करोगे ऋतुजा? आफ्टर सम टाइम द मंकी स्टॉप्स मूविंग विद रेस्पेक्ट टू द स्ट्रिंग। तो जब मंकी स्टॉप कर देगा मूविंग विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, तो इस 2 kg ब्लॉक के ऊपर कितना टेंशन लगेगा ऊपर? 20। सोच के बोलो। 2 kg ब्लॉक के ऊपर कितना टेंशन लगेगा ऊपर? इसका वेट है 20। जब ये मंकी ऊपर चलना बंद कर जाए, आफ्टर द मंकी स्टॉप्स, तो क्या ये टेंशन हो जाएगा कितना? 0। सोच के बोलो। 10 न्यूटन। अरे मंकी का वेट है ना, अगर मंकी अपनी जगह पे रुका हुआ है तो मंकी का वेट को बैलेंस करेगा टेंशन, और यही टेंशन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ऊपर। क्योंकि देखो, मंकी के हाथ पे कुछ टेंशन लग रहा है, मंकी ने रस्सी को छोड़ा नहीं है, तो मंकी के हाथ के ऊपर कुछ टेंशन लग रहा है, और वो टेंशन वेट को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि वो ऊपर एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। समझी ऋतुजा? ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिस्कशन? ऋतुजा, Yes, sir. तो Yes, क्या ये sir. 10 न्यूटन आ रहा है इधर ऊपर की तरफ, हाँ। और क्या नीचे 20 न्यूटन है? Yes. तो अभी आफ्टर सम टाइम मंकी स्टॉप्स मूविंग, फाइंड द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मंकीज एक्सेलरेशन। तो इस केस में मंकी की एक्सेलरेशन कितनी है? पहले केस में मंकी की एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरे केस में मंकी की एक्सेलरेशन कितनी है? 0। ये फर्स्ट केस है। हाँ। और जब मंकी रुक गया सेकंड केस में, व्हेन मंकी स्टॉप्स, क्या उसकी एक्सेलरेशन 0 होगी? तो चेंज इन एक्सेलरेशन कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड क्या स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या क्लियर है ये? दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम। क्या बात समझ में आ रही है? देखो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या आप सॉल्व कर पाओगे एवरीवन? गुड पार्टिसिपेशन, वेरी गुड। लोअर योर हैंड एंड म्यूट योरसेल्फ। वेरी गुड। क्या ये सबको समझा है? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्लियर है ये? फाइन, फाइन। ये मैं इसको रिपीट नहीं कर सकता हूं, आई एम सॉरी। ये रिकॉर्डिंग में है, मैंने एकदम धीरे धीरे बोला है। अगर आप कोई चीज फॉलो नहीं कर पा रहे हो, खुद से सोचो। अच्छा, यहाँ पे बच्चे पूछ रहे हैं सर इनिशियली ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या है? जस्ट लिफ्ट कर रहा है तो इनिशियली ब्लॉक की एक्सेलरेशन भी हम मानेंगे 0 है। सिर्फ मंकी की एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड के ऊपर। जस्ट लिफ्ट मतलब ब्लॉक की एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है। फाइनली जब मंकी रुक गई तो ब्लॉक की एक्सेलरेशन तब भी 0 ही है, लेकिन मंकी की एक्सेलरेशन अब क्या हो गई? मंकी की एक्सेलरेशन अब हो गई 0। तो मंकी की इनिशियल एक्सेलरेशन 10 थी, फाइनली एक्सेलरेशन 0 हो गई, तो मंकी की चेंज इन एक्सेलरेशन हुई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझे क्या? ओके, आ जाओ। आई होप यू गॉट दिस राइट। इंटरेस्टिंग, मजेदार बन रहा है सवाल, सबको अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया, आ जाओ। ओके, अब मुझे एक बात बोलो, सुनो सब लोग ध्यान से। ये एक सवाल दे रहा हूं, ये काफी इजी सवाल है। I anticipate that more hands should be raised to solve this. इसकी मास है m1, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F0, यहाँ पे एक पुली है, और ये एक और स्ट्रिंग है यहाँ पे, और
ये दूसरी स्ट्रिंग है जो इधर जाके अटैच हो रही है, और जो ऊपर वाली स्ट्रिंग थी वो नीचे गई है, और ये एक मास m2 के साथ अटैच्ड है। m1 की वैल्यू है 8 kg, मैं डेटा दे रहा हूँ। m1 की वैल्यू है 8 kg। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस कनेक्टेड टू सेकंड मास m2 2 kg, m2 की वैल्यू है 2 kg। ठीक है, ऑल पुलीज एंड स्ट्रिंग्स आर मासलेस। ये f0 की वैल्यू है 80 न्यूटन। ठीक है, फाइंड ऑल अननोन्स, फाइंड ऑल अननोन्स, जो जो अननोन है सब निकालनी है। ठीक है, आई नीड सम वॉलंटियर्स, आई नीड वॉलंटियर्स, एनीवन हु वांट्स टू आंसर दिस। वही सेम बंदे हाथ उठा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। मुझे एक्चुअली बाकी लोगों को बुलाना ही नहीं चाहिए, सिर्फ एक दो लोगों को बुलाना चाहिए, बिकॉज इन्हीं से पढ़ाई होगा। बाकी सब लोग आते रहो जाते रहो, आया राम गया राम, अकल हमारी चलती ही नहीं है। वही सेम पर्सन हाथ उठा रहे हैं, बाकी सब लोग शांत। एनीवन एल्स हु वांट्स टू आंसर दिस? एनीवन एल्स? आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। ठीक है, अभी देखो एक तरीका है कि मैं एकदम इजी सी टाइप के क्वेश्चन ही 10-12 कराता रहूं, आपको लग रहा है कि हमको आ रहा है। ऐसा ही होता है जनरली, है ना, हर जगह पे, बट उससे फायदा नहीं होगा। तो मैं वैरायटी देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप सीख के जाओ कुछ। एनीवन एल्स? प्रणव काले, यू वांट टू आंसर दिस? फाइन, अब सुनो ध्यान से। ये m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना। m1 का मास कितना है? 8 kg। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ कि 80 न्यूटन इसका वेट लगेगा। क्या इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n1? क्या इधर फोर्स लग रहा है F0 80 न्यूटन? और क्या इसके ऊपर इधर एक टेंशन लगेगा? ठीक है, लेट अस से दैट ये m2 वाला जो ब्लॉक है, अब ये m1 वाला ब्लॉक है, राइट? दिस इज m1, 8 kg का ब्लॉक है। और जो m2 वाला ब्लॉक है विच इज ऑफ 2 kg, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। इसके ऊपर इधर लग रहा है 20 न्यूटन। मान लो इधर इसके ऊपर टेंशन लग रहा है T। तो अगर इसके ऊपर टेंशन T है तो यही टेंशन T घूम के गया। इस पुली को देख लो। अभी ये जो पुली है, ये वाला पुली, ठीक है, ये मूवेबल पुली है, ये मूवेबल पुली है, ध्यान से देखना। तो इस पे इधर एक टेंशन T लग रहा है और इधर भी टेंशन T लग रहा है। क्या ये सबको समझ में आया? ये पुली मासलेस है और मूवेबल है, ये टेंशन T लग रहा है। और इधर जो है ये टेंशन कितना है मुझे पता नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। ये पुली मासलेस है। लेट अस से दैट, ये मैंने फोर्सेस दिखा दिए। लेट अस से दैट इस m1 की एक्सेलरेशन है a1 एंड लेट अस से दैट इस m2 की एक्सेलरेशन है a2। सॉरी, ये 2 kg है ना। यस, a1 और a2 है। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन मार्क कितना है? क्वेश्चन मार्क कितना है? चैट सेक्शन में लिख के बताओ। क्या क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए मुझे इस पुली, मूवेबल पुली के ऊपर न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना पड़ेगा? क्या क्वेश्चन मार्क -2t इज इट इक्वल टू मास ऑफ पुली इनटू a1? जो m1 का एक्सेलरेशन होगा, क्या वही एक्सेलरेशन पुली का भी होगा? ओके, बट बिकॉज मास ऑफ द पुली इज 0, तो क्या क्वेश्चन मार्क आ जाएगा 2t के बराबर? तो क्वेश्चन मार्क आ गया 2t के बराबर, तो ये 2t के बराबर आया ये। तो ये अगर 2t है तो यहाँ पे भी 2t आएगा। क्या ये समझा एवरीवन? नाउ राइट डाउन द इक्वेशन न्यूटन सेकंड लॉ फॉर both these block 8 kg and 2 kg block. Now it should be cake walk for you writing down these equations. कौन सपोर्ट कर रहा है? 8t। कौन अपोज कर रहा है? 2t। इज इट इक्वल टू 8 into a1? आई एक्सपेक्ट आंसर्स फ्रॉम फ्यू गाइज। जो लोग हाथ उठा रहे थे उनका आंसर अभी तक आ जाना चाहिए। दूसरा वाला, इसका इक्वेशन लिखेंगे। इसका इक्वेशन क्या होगा? कौन सपोर्ट कर रहा है? t। कौन अपोज कर रहा है? 20। इज इट इक्वल टू 2 into a2? सो देखो अननोन कितने हैं? t, a1, a2, 3 अननोन है। ठीक है, और 2 इक्वेशन है। एक और इक्वेशन चाहिए मुझे, क्योंकि 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन चाहिए फ्रॉम बेसिक अलजेब्रा, राइट, टू गेट द यूनिक वैल्यूज ऑफ द अननोन्स। तो तीसरा इक्वेशन कहां से आएगा?
तीसरा इक्वेशन कहां से आएगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट निकालो, स्ट्रिंग कांस्टेंट यूज करो और तीसरा इक्वेशन लाओ। एवरीवन क्या करोगे बोलो? देखो स्ट्रिंग कांस्टेंट कैसे यूज करोगे, देखो मैं मार्क कर रहा हूं यहाँ पे। ये 0.1 बोलो, ये 0.2 बोलो, ये 0.3 बोलो, ये 0.4 बोलो, ये 0.5 बोलो, ये 0.6 बोलो, ठीक है। और ये जो पॉइंट है पुली का सेंटर पॉइंट है, ये 7 बोलो। क्या पुली का एक्सेलरेशन हमने माना है a1? देखो ध्यान से, इज दिस a1? रेड कलर से दिखा रहा हूँ, पुली का सेंटर पॉइंट का एक्सेलरेशन a1 है क्या? कल जो बात मैंने सिखाई थी, अगर पुली का सेंटर पॉइंट का एक्सेलरेशन 7 का 0.7 का एक्सेलरेशन a1 है, क्या 0.5 का एक्सेलरेशन भी a1 होगा? और क्या 0.4 का एक्सेलरेशन भी a1 होगा? एवरीवन नाउ राइट डाउन द स्ट्रिंग कांस्टेंट रिलेशनशिप फॉर दिस स्ट्रिंग, जिसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 लिखा। देखो 1 और 2, 1 की एक्सेलरेशन ऐसी है कि ये 1 और 2 के बीच की दूरी को घटा रहा है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इज इट माइनस ऑफ a2 प्लस जीरो थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट का हो जाएगा प्लस a1, फिफ्थ पॉइंट का एक्सेलरेशन है प्लस a1, सिक्स पॉइंट का एक्सेलरेशन है 0। क्या ये है टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? क्या ये 0 के बराबर है? दिस इज द थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या आया बोलो? यहाँ पे आया a2 इज इक्वल टू 2a1। समझे क्या? दिस इज माई थर्ड इक्वेशन। समझे? अब इस सवाल को सॉल्व करना है। देखो फिजिक्स खत्म हो गया, नाउ फिजिक्स इज ओवर। फिजिक्स खत्म हो गया, अभी मुझे आपसे जानना है, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड मैथ्स वेल। अब ये 3 इक्वेशन है मेरे पास, 1 2 3, और 3 अननोन्स हैं, टी a1 a2। सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे मुझे इसमें हाथ चाहिए। आप कैसे सॉल्व करेंगे बोलो पार्थ? सर a2 की वैल्यू जो है सेकंड इक्वेशन में उस वहां पे 2a1 डाल देना। बस हो गया खत्म, a2 की जगह पे 2a1 डाल देना, फिर सॉल्व कर लेंगे, राइट? यस सर। वेरी गुड। अब सुनो पार्थ, मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। हाँ। इसके लिए स्टैंडर्ड अप्रोच क्या है? जब भी आप न्यूटन लॉ सॉल्व करोगे, क्या करना, जैसे कि आपको a2 इक्वल टू 2a1 मिल रहा है ना, a2 जो न्यूटन लॉ वाला इक्वेशन है वहां से a2 निकालो और उसको हाँ। इस पे डाल दो। ओके। और जो पहला वाला इक्वेशन है a1 न्यूटन लॉ वाले इक्वेशन से, वहां से a1 निकालो, उसको यहाँ पे डाल दो। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ। तो आपको t मिल जाएगी, राइट, डायरेक्ट। हाँ। तो कितना आ जाएगा? a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इज इट t माइनस 20? तुम्हारा भी बिल्कुल सही है, बट इससे जल्दी आ जाता है। इज इट 2 इंटू a1? a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इज इट 80 माइनस 2t अपॉन 8? समझे पार्थ? हाँ सर। तो क्या ये 2 देख कितना आसान हो गया तुमको? यस। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉमन वेरिएबल हटाने का झगड़ा झमेला हट गया, राइट यस सर। पार्थ? यस यस और नो? तो यस। डोंट यू थिंक इट्स सुपर फास्ट? हाँ यार, खटाक से हो गया। क्या ये 2t माइनस 40 इज इट इक्वल टू 80 माइनस 2t? यस और नो? यस। क्या 4t की वैल्यू 120 आ रही है? तो t की वैल्यू कितनी? 30 न्यूटन। 13। एक बार t की वैल्यू 30 न्यूटन है, तो t की वैल्यू किसी में भी डाल दो, 80 माइनस 2 इंटू 30 60 से 20 इक्वल टू 8 a1, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 20/8 विच इज 5/2 विच यस। इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार a1 आ गया तो a2 निकाल सकते हो, a2 इज टू a1, तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। खत्म। समझे क्या? हाँ सर। वेरी गुड। क्या क्लियर है ये? सो दिस इज द वे इन विच यू विल सॉल्व दिस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। क्या कॉन्फिडेंस आया थोड़ा सा? क्या यस अच्छा सर। लगा? क्या समझ में आ रहा है भाई साहब? हमें आ रहा है, हमसे बन रहा है सवाल। क्या अच्छा लग रहा है सबको? क्या बनेगा सवाल? अभी जितने सवाल आपको शीट्स में भेजे जा रहे हैं उनको बनाओ यार, है ना। फ्रिक्शन के सवाल अगर आपसे नहीं जम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो जमना चाहिए, वैसे नहीं जम रहे हैं, साइड में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने न्यूटन लॉज फ्रिक्शन के बिना सवाल हैं उनको कर लो। टेक बेबी स्टेप्स, बट मेक इट अ पॉइंट दैट यू आर श्योरली मूविंग फॉरवर्ड, यू आर नॉट गोइंग बैकवर्ड। दैट शुड बी योर पॉइंट ऑफ कंटेंशन, राइट? समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? अंग्रेजी समझ में आती है? बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, एक और सवाल देखो, समय हो चुका है वैसे। एक और सवाल बनाने का समय है हमारे पास, चलो बनाते हैं, ठीक है? ओके, देखो
देखो एक कॉन्सेप्चुअल सवाल दे रहा हूं, ठीक है, देखो ध्यान से। सपोज एक इंक्लाइन प्लेन है यहाँ पे, फील करो, इस इंक्लाइन प्लेन पे एक मास m है यहाँ पे, और यहाँ पे एक पुली है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इस स्ट्रिंग पे मान लो आपने एक फोर्स P लगाया हुआ है जो कि इंक्लाइन प्लेन के सरफेस से एंगल थीटा बना हुआ है, और ये भी एंगल थीटा है, ठीक है। सवाल देखो, सवाल ये पूछा जा रहा है कि फाइंड व्हाट शुड बी द मिनिमम फोर्स P, फाइंड मिनिमम फोर्स P to be applied to the string, to be applied to string, so that the block of mass m, so that block of mass m just starts moving up the inclined plane. Assume no friction. Assume no friction. फ्रिक्शन के साथ भी ये सवाल बन सकता है और टिपिकल हो जाएगा assume no friction. फिलहाल बेसिक, कोई फ्रिक्शन assume नहीं करना है, फ्रिक्शनलेस है। कितना मिनिमम फोर्स हो P, स्ट्रिंग पे कितना फोर्स लगाएं कि ये जस्ट मूव करने लगे। Volunteers? Anyone? Good. I'm seeing few faces. Okay. Actually वही लोग आ रहे हैं, वही लोग आ रहे हैं यार, जो जिनका कॉन्फिडेंस लेवल कम है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ ही नहीं रहा है, वो हाथ ही नहीं उठा रहे हैं। ओके फाइन। चैतन्य, यू वांट टू आंसर? कुछ सोचा तुमने? देखो इसमें 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 करना क्या है, देखो देखो ये जो ब्लॉक एम है, फाइन, नो गाइस, नो वरी गाइस, नाउ लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। ये एम है, कोई नया पार्टिसिपेंट नहीं आ रहा है, मतलब सीन में कोई नया पर्सन नहीं आ रहा है। ओके फाइन फाइन, अब सुनो ध्यान से, ये एम है, तो इस एम का अगर मैं वेट देखूं, ये लग रहा है mg इधर, और इसके ऊपर इधर एक फोर्स लग रहा है विच इज द टेंशन फोर्स, ठीक है। और ये है हमारा पुली, पुली के ऊपर ऐसे एक P फोर्स लग रहा है इधर, और इस साइड में जो टेंशन है वो भी P लग रहा है, और ये जो एंगल है ये एंगल है थीटा। तो क्या आप ये समझ पाए कि मुझे इस P फोर्स के दो कंपोनेंट लेने हैं, वन अलोंग पैरेलल डायरेक्शन एंड अदर अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन? क्या ये सब लोग फील कर पाए? तो इस P के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा इस तरफ which will be P cos theta. Is everybody understanding? और इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा पैरेलल डायरेक्शन, सॉरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, which will be P sin theta. इस P sin theta से अपने को कोई लेना देना नहीं है, ये P cos theta से लेना देना है। अब सोचो, इस पुली के ऊपर इधर एक टेंशन आ रहा है, ये भी T के बराबर होगा एक्शन रिएक्शन पेयर से। ये जो T है यही T, इसके ऊपर इधर T लग रहा है, इसके ऊपर इधर लग रहा है T, एक्शन रिएक्शन पेयर, राइट? वी अंडरस्टैंड दिस थिंग? क्या हमें ये समझ में आता है एवरीवन? तो ये टेंशन T है। अब ये जो टेंशन T है
ये पुली देखो, ये पुली मासलेस पुली है, तो क्या हम ये बोलेंगे कि जस्ट स्टार्ट्स मूविंग अप, तो क्या ये टी जो है, क्या ये टी जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, विल इट बी इक्वल टू p प्लस p cos थीटा? जस्ट स्टार्ट्स मूविंग मतलब एक्सेलेरेशन 0 है, तो क्या t विल बी p प्लस p cos थीटा? क्या ये सबको समझ में आया एवरीवन? तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या क्लैरिटी है ये? यस, ओके, p प्लस p cos थीटा। और ये जो t है, ये t होना चाहिए ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये पैरेलल है, तो ये mg है, तो mg का इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा, क्या mg का इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा। और इधर वाला जो कंपोनेंट है, क्या वो आ जाएगा mg sin थीटा। mg sin थीटा से अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने को mg cos थीटा से मतलब है। क्या आपको समझ में आ रहा अभी क्या करना है? क्या ये आ जाएगा p प्लस p cos थीटा इज इट इक्वल टू mg, सॉरी ये mg sin थीटा आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, ये mg cos थीटा आएगा, माय मिस्टेक, क्लियर है ये? तो p प्लस p cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा, यस और नो? तो p की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। अब यहां पे फिजिक्स खत्म है। फिजिक्स कब का खत्म हो चुका है? सब कुछ जो चल रहा है अभी आपके सामने मैथ्स चल रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना आता है? ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? इज एवरीथिंग करेक्ट? कुछ गड़बड़ हुआ है? एक सेकंड, हाँ बोलो, बोलो पार्थ, एनी मिस्टेक? नो सर, वो 1 मिनट। ठीक है, हाथ हाथ नीचे कर लो। सो mg sin थीटा 1 प्लस cos थीटा इज इट इक्वल टू mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा यहाँ पे अब ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री स्टैंडर्ड 10th लेवल का। क्या 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हो आप इसे, विच इज 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2, विच इज 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा बाई 2। समझे क्या? तो इसको लिख दो 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये sin थीटा को तुम लिखो sin 2 टाइम्स थीटा बाई 2, विच इज 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। समझा क्या? क्या ये हम बात कर चुके हैं एवरीवन? तो इसको लिखो ऊपर mg 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या 2 मर गया? क्या cos थीटा बाई 2, एक cos थीटा बाई 2 कट गया, क्या आपका रिजल्ट आया mg tan थीटा बाई 2। ये आया p का वैल्यू। क्या बात समझ में आई है? कोई बच्चा बोल रहा था उसको डाउट है। यस वरद, व्हाट इज योर डाउट? प्लीज रेज योर हैंड। हाँ बोलो, क्या डाउट है तुम्हारा? सर मुझे डाउट है कि वो जो पुली में राइट साइड को P लग रहा है, तो वो P cos थीटा चाहिए ना, P क्यों लग रहा है, मुझे समझा नहीं। बेटा स्ट्रिंग में कितना फोर्स है? स्ट्रिंग में तो p ही है ना, तो क्या वही p यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा? अच्छा, स्ट्रिंग में जो फोर्स है वो कैरी फॉरवर्ड होगा, सेम स्ट्रिंग है बोल के। लेकिन इस फोर्स के हम दो कंपोनेंट कर रहे हैं ताकि हम उस पुली का इक्विलिब्रियम दिखा सके अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। ओके सर, ठीक। हाँ सर। मैंने जो किया है वो एक क्लासिक मिस्टेक है जो बच्चा एरर करता है। सुनो, इसने जो बोला है आप सब लोग पार्टिसिपेट करो, इसको बोलते हैं लर्निंग फिजिक्स थ्रू इंटरैक्शन, एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस। सब लोग सुने, उसने आपको सुना उसने क्या बोला? डिड यू अंडरस्टैंड हिज डाउट? उसने ये बोला सर देखो ये p है, इस p के आपने दो कंपोनेंट किए, एक कंपोनेंट आया p sin थीटा, दूसरा कंपोनेंट आया p cos थीटा। तो ये p cos थीटा आया, तो ये भी जो है ये भी तो p cos थीटा होना चाहिए था ना सर। आपने इसको p लिखा है, इधर p cos थीटा कर दिया। तो कॉन्सेप्ट क्या है देखो, स्ट्रिंग में जो टेंशन आई है
वही टेंशन कैरी फॉरवर्ड होके, जो स्ट्रिंग में टेंशन है वही टेंशन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी थ्रू आउट द स्ट्रिंग, दैट इज द फंडा। तो जो P आपने टेंशन लिया है किसी एंगल पे ले लो, लेकिन जो टेंशन स्ट्रिंग के अलोंग डेवलप हुई है वही स्ट्रिंग दूसरे एंड पे चली जाएगी। लेकिन आपने P cos थीटा P sin थीटा फिर क्यों किया सर? इसलिए किया बेटा क्योंकि आपको इस पुली की इक्विलिब्रियम चाहिए अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग इस पुली के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस को बैलेंस करने थे। समझे क्या? इसीलिए आपने P के दो कंपोनेंट किए। क्या कॉन्सेप्ट समझा है? हाँ सर। ये होता है समझ। क्या समझा है सबको? इक्वेशन ही लिखना अभी तक नहीं आया है, कहां से समझेंगे गाइस? आपको अभी यू हैव टू बक अप गाइस, है ना? अभी आपको समझ में आना चाहिए। आपको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? और यहां से अगर तुम सीखे नहीं ना बॉस, तो तुम सीख नहीं पाओगे फिजिक्स में, बता रहा हूं फिर से। हाँ प्रणव बोल, तेरे को क्या क्वेश्चन है? प्रणव, प्रणव बोलो। ओके फाइन। सो आई होप वी हैव डन अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इन दिस सेशन, राइट? अभी देखो इसमें ना कुछ और वैरायटीज बचते हैं, जैसे कि स्प्रिंग वाले क्वेश्चन। स्प्रिंग के साथ हमने कोई सवाल नहीं किया। कुछ क्वेश्चंस बचते हैं स्यूडो फोर्स वाले, ठीक है? तो वो वाले क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट सीरीज में लेंगे। पहले दिन वो सब कवर कर लेंगे और दूसरे दिन फिर इसमें फ्रिक्शन को लेके आ जाएंगे सीन में, ठीक है? सो नेक्स्ट वाला सेशन और यूजफुल होगा आपके लिए, तो नेक्स्ट वाला सेशन पक्के से आप अटेंड करें, ठीक है? फिर मैं ये न्यूटन लॉ का बेसिक्स और किनेमेटिक्स हो गया, अब मैं इसके एप्लीकेशन आपको अलग अलग जगह पे दिखाऊंगा, सर्कुलर मोशन में कैसे एप्लीकेशन होगा। बट ये दो चैप्टर जो है ये आपके फंडामेंटल चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर अच्छा होना चाहिए। अगर ये चैप्टर अच्छा होगा तभी आप कर पाओगे, ठीक है? ठीक है, वेज कांस्टेंट भी होता है, तो हम वेज कांस्टेंट भी देखेंगे, ठीक है? वो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, वी विल सी दैट आल्सो। हाँ, एलिवेटर वाले क्वेश्चंस भी होते हैं। एलिवेटर के अंदर क्या होता है, वही मैं बोल रहा हूँ, सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से वो सब सॉल्व करते हैं, तो हम उसको भी देखेंगे, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में वो सब क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ठीक है? एलिवेटर में क्या होगा, एलिवेटर में पुली रख दिया, कैसे एनालिसिस करेंगे, सो वी विल सी दोस वैरायटी, ठीक है? अभी के लिए क्या एकदम एक बेसिक ग्राउंडिंग हो गई। मैं उस बच्चे को ध्यान में रख के बात कर रहा हूँ जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है। क्या उसको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हम ये सब चीजें कर सकते हैं, right? That is what the objective is. Although participation level is still very low, right? But fine, at least you should be now able to have a good grasp. और जो सवाल आपको वर्कशीट्स में भेजे जा रहे हैं उनको 100% कर लीजिए गाइस, है ना? उसमें कोई ये मत रखिए, ठीक है ना? अदरवाइज गाइस इतना एफर्ट मेरा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना? मुझे पता है आप लोग एफर्ट लेते नहीं हो, एटलीस्ट मेरे एफर्ट का रिजल्ट आना चाहिए। समझ में आया क्या? चलो फिर, बाय, टेक केयर।